दोस्तों सबको नमस्ते। एक सरप्राइज आज मैं आपके साथ रहूंगा। ऐसा हुआ है कि अभी हमारी टीम का मुख्य हिस्सा एक वैज्ञानिक तकनीकी सम्मेलन में हमारे यहाँ एक रिपोर्ट में भाग ले रहा है। यह 22वां विमानन पर वैज्ञानिक पाठ है जो निकोलाई एगोरविच जूकोवस्की की स्मृति को समर्पित है। ऐसा हुआ कि रिपोर्ट्स लंबी हो गई और फ्योडोर कॉन्स्टेंटिनोव समय पर वापस नहीं आ सके, इसलिए आज का वेबिनार मैं आयोजित करूंगा। आपके नए पीढ़ी के एयरशिप प्रोजेक्ट के मार्गदर्शक गेन्नादी बाबान हूँ। मैं यह बताने से शुरू करूंगा कि आज हम किन विषयों पर चर्चा करेंगे। वह रिपोर्ट जिसमें हमारी टीम भाग ले रही है, वे किन विषयों के साथ, किन लक्ष्यों के साथ इस कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। हम नोवाक 01 एयरशिप के पिछले दिनों के परीक्षणों के विषय को अवश्य छुएंगे और हाल ही में हुई खबरों के बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि सक्रियता दिखाएं, एक प्लस चिन्ह या टिप्पणी दें ताकि हमें यह पता चल सके कि सब कुछ सही से काम कर रहा है। आवाज़ ठीक से रिकॉर्ड हो रही है। सब कुछ सही काम कर रहा है। तो चलिए मैं इस बात से शुरू करता हूं कि मैं फिर से दोहराता हूं। हमारी टीम आज एक वैज्ञानिक तकनीकी सम्मेलन में भाग ले रही है जो निकोलाई एगोरविच जूकोवस्की की स्मृति को समर्पित है। कंपनी एरोनोवा इस कार्यक्रम के प्रायोजकों में से एक है। भागीदारी का उद्देश्य हमारे उपस्थिति का विस्तार करना है, चाहे वह मीडिया क्षेत्र में हो या विमानन और वायुयान के संकीर्ण क्षेत्रों में। उन लोगों के लिए जो इस विषय में रुचि रखते हैं, ताकि हमारे बारे में अधिक से अधिक लोग जानें और मौखिक प्रचार, जानकारी साझा करें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि लोग हमें किसी न किसी संपर्क, संबंध या इंटरनेट पर सामान्य जानकारी के माध्यम से खुद ही ढूंढ लेते हैं। इसलिए इस प्रकार की गतिविधि भी कंपनी के लिए लाभदायक और आवश्यक है। इस गतिविधि में हमारे साथ जुबकेविच वासिलेविच भाग लेते हैं जो नोवा 2 एयरशिप की अवधारणा पर एक प्रस्तुति देते हैं। नोवा 2 एयरशिप की अवधारणा प्रस्तुत की गई है एरोनोवा कंपनी द्वारा विकसित। इस प्रकार के एयरशिप में उपयोग की जाने वाली नई तकनीकों का प्रदर्शन किया जाता है, जिसमें लैंडिंग और एयरशिप की नियंत्रण प्रणाली शामिल है जो पायलटेड और बिना पायलट के मोड दोनों में काम करती है। खमिल दिमित्री सेर्गेविच एयरशिप की विशेषताओं पर एक प्रस्तुति देते हैं जिसमें उन्नत एरोडायनामिक गुण शामिल हैं, स्ट्रेटोस्फेरिक विशेषताएं और निश्चित रूप से कॉन्स्टेंटिनो फ्योदोर सेर्गेविच स्ट्रेटोस्टैट्स का विकास, निर्माण, परीक्षण और उन्हें स्वायत्त ऊर्जा संरक्षण के साथ वायुमंडलीय उपग्रहों के रूप में उपयोग करने की संभावनाएं पर एक प्रस्तुति देते हैं। हमारी टीम भाग ले रही है। जानकारी नहीं, मैंने आज फ्योदोर से यह जानकारी लेने की सोची थी, लेकिन वह समय पर वापस नहीं आ सके, इसलिए अधिक जानकारी बाद में प्राप्त होगी। दोस्तों, वास्तव में स्ट्रेटोस्फेरिक लॉन्च परियोजना के तहत लॉन्च पर काम जारी है। हाल ही में कल ही MGTU बाउमन के विशेषज्ञों के साथ एक बैठक हुई जिन्होंने किए गए लॉन्च की अंतिम और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। कमियों के बारे में और लॉन्च कैसे हुआ इसके बारे में, विकास के क्षेत्र और भविष्य में सहयोग और संपर्क के संभावित बिंदु। इसलिए इस दिशा में काम सक्रिय रूप से किया जाएगा।
यह दिशा हमारे लिए निस्संदेह दिलचस्प और महत्वपूर्ण है और हम इसके लिए मौजूदा मांग को देख रहे हैं। आपको निश्चित रूप से यह जानने में दिलचस्पी होगी कि हमारे एयरशिप नोवा 01 के परीक्षण कैसे हुए। इसलिए चलिए सबसे दिलचस्प बात पर आते हैं जिसके लिए हम आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। पिछले हफ्ते एयरशिप नोवा 01 के ज़मीनी परीक्षण किए गए थे। इन परीक्षणों का उद्देश्य मुख्य रूप से एयरशिप के आवरण की जांच करना था। हमने इसकी मजबूती की विशेषताओं, वायुरोधकता, कार्यक्षमता और बैलूनेट्स की विशेषताओं की थोड़ा और विस्तार से जांच की जो एयरशिप में भी होते हैं, और हमने उनकी कार्यक्षमता और उड़ान परीक्षणों के लिए तैयार होने की जांच की। हमने नाक के सुदृढ़ीकरण की भी जांच और स्थापना की। यह एयरशिप का अगला हिस्सा है जिसमें कठोर संरचना होती है क्योंकि यह वायु प्रवाह के साथ आमने सामने टकराता है और इसकी संरचना इतनी कठोर होती है कि यह वायु प्रवाह का सामना कर सके। साथ ही इस पर एक मूरिंग यूनिट जुड़ी होती है जिसकी मदद से अक्सर और अधिकतर उड़ानों के बाद एयरशिप को जमीन पर बांधा जाता है। इन कुछ दिनों के दौरान हमने एयरशिप के पिछले स्टीयरिंग को परीक्षण किया, सुरक्षित किया और स्थापित किया। साथ ही साइड थ्रस्टर को भी स्थापित और संलग्न किया। पिछला स्टीयरिंग एयरशिप की उड़ान में स्थिरता प्रदान करता है जिससे इसे सुगमता और आवश्यक दिशा मिलती है। जैसे कि साइड थ्रस्टर का उपयोग एयरशिप को कम गति पर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जब पिछला स्टीयरिंग, जिसमें एक घूर्णन प्रणाली होती है, जैसे कि कम गति पर काम नहीं करता, तब साइड थ्रस्टर सक्रिय होता है जो एयरशिप को अधिक गतिशीलता से नियंत्रित करने की अनुमति देता है। इसके अलावा एयरशिप की गोंडोला को खोल पर लटकाया गया था। सभी घटकों और उपकरणों की जांच की गई। इन घटकों और उपकरणों की जांच सुनिश्चित करती है कि वे सभी मानकों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इन कुछ दिनों के अंत में हमने सभी संभावित परीक्षण किए जो इस स्थान पर किए जा सकते थे, लेकिन यह सभी परीक्षण नहीं हैं। स्वयं स्थान वास्तव में काफ़ी छोटा था। 3 दिनों के बाद हमने एयरशिप को फिर से खोल दिया और आगे के परीक्षणों के लिए किरजाच में स्थानांतरण की योजना जैसे भी बनाई जा रही है। यहाँ मुझे बताया गया कि उन दिनों के फुटेज होने चाहिए थे जब परीक्षण किए जा रहे थे। वे यहाँ हैं और इसी के संबंध में मैं एक इंटरैक्टिव और छोटा सा ड्रॉ आयोजित करना चाहता था। बहुत जल्द ही इन 3 दिनों पर एक पूर्ण रिपोर्ट वीडियो जारी होगा जहां आप विस्तार से देख सकते हैं कि सब कुछ कैसे हुआ, कौन शामिल था, और इसे एक अधिक पूर्ण चित्र में देख सकते हैं। और इसी के संबंध में मैं एक छोटा सा ड्रॉ आयोजित करना चाहूँगा। यहाँ एक वास्तव में शानदार और अद्भुत हुडी है जो सोलर ग्रुप कंपनी की ओर से है। हम उसे उपहार में देंगे जो लाइक करेगा, टिप्पणी लिखेगा और अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पर इसे साझा करेगा। हम एक व्यक्ति का चयन करेंगे, उसे यह शानदार मर्चेंडाइज सोलर ग्रुप कंपनी की हुडी उपहार देंगे।
दोस्तों, यह एक शानदार गतिविधि है। इसमें भाग लें न केवल हुडी जीतने के लिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यह परियोजना के प्रचार में मदद करता है, ताकि अधिक से अधिक लोग नई पीढ़ी के एयरशिप परियोजना के बारे में जान सकें। यह जान सकें कि वे इस परियोजना के कार्यान्वयन में भाग ले सकते हैं और हमारे विचार हमारी परियोजना का समर्थन कर सकते हैं। इसलिए कृपया हमें समर्थन दें और वीडियो साझा करें, टिप्पणियां दें और सक्रिय रहें। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ क्या काम हो रहे हैं? सभी जमीनी परीक्षण जो संभव थे कर लिए हैं। इस हफ्ते समय नियंत्रण प्रणाली के सॉफ्टवेयर को समर्पित जो नोवा 01 एयरशिप पर परीक्षण तैयार किया जा रहा है, वास्तव में यह काम का एक काफी बड़ा हिस्सा है। जितना मुझे पता चला है, बहुत कम कंपनियां और संगठन उड़ान उपकरणों के नियंत्रण के लिए सॉफ्टवेयर विकास में लगे हुए हैं, और यह देखते हुए कि हमारे यहाँ एयरशिप का उपयोग हर जगह इतनी सक्रियता से नहीं होता है, ऐसी नियंत्रण प्रणाली सॉफ्टवेयर अभी तक मौजूद नहीं है, कम से कम हमारी पहुंच में तो नहीं। इसलिए हमने इस मुद्दे को अपने नियंत्रण में ले लिया है और सॉफ्टवेयर को स्वयं विकसित कर रहे हैं, और हम इसमें लगभग सफल हो गए हैं। मुझे लगता है वास्तव में हम सफल हो चुके हैं। आज को हमें यह सटीक उत्तर देना था कि सब कुछ तैयार है और हम वास्तव में इसका परीक्षण शुरू कर सकते हैं। इसलिए आगे की योजनाओं के अनुसार अब गुरुवार को, अनुमानतः सोमवार को और संभवतः मंगलवार को हम किर्जाच में साइट पर जाने की योजना बना रहे हैं, जहां हम, मुझे लगता है, कुछ दिन बिताएंगे। कुछ टीम के सदस्यों को वहां रात में भी रुकना पड़ेगा, क्योंकि यह प्रक्रिया काफी श्रमसाध्य होगी। इसके अलावा हमें फिर से एयरशिप को इकट्ठा करना होगा और उन घटकों, उन पुर्जों से भरना होगा जिन्हें हमने पहली साइट पर स्थापित और परीक्षण नहीं किया था। यह इसलिए नहीं किया जा सका क्योंकि वहां की साइट काफी छोटी थी और वहां चालू इंजनों, प्रोपेलर्स का परीक्षण करना काफी खतरनाक था। इसलिए हमने इस प्रकार के परीक्षणों का सहारा नहीं लिया। इसलिए मंगलवार, मैं यह जिम्मेदारी लेता हूं कि मंगलवार को हम वहां जाने की योजना बना रहे हैं। आजकल हम आवश्यक तत्व, आवश्यक उपभोग्य सामग्री हीलियम सहित खरीद लेंगे, जिनसे हम वास्तव में एयरशिप को भरेंगे। मंगलवार को हम सीधे किर्जाच की साइट पर जाने की योजना बना रहे हैं। ये मुख्य समाचार हैं। मुझे लगता है कि अधिक विस्तृत जानकारी उस वीडियो से प्राप्त की जा सकती है जो आज शाम या कल सुबह हमारे पास आएगा, इसलिए इसे अवश्य देखें। सक्रियता के बारे में मत भूलिए, भले ही हमारी सर्दी समाप्त हो रही है। यह हुडी आपको साल के किसी भी समय गर्म रखेगा, खासकर क्योंकि यह शानदार है। इसलिए भाग ले, सक्रिय रहें। यह परियोजना के विकास में समग्र रूप से इसकी सोशल मीडिया और इंटरनेट पर मीडिया कवरेज में बहुत मदद करेगा। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। और आगे हमारे पास क्या है? ठीक है, मैंने कहा हम स्ट्रैटोस्फेरिक लॉन्च पर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर मैं हमारे, या अधिक सटीक रूप से हमारे एयरशिप नोवा 01 की सामरिक तकनीकी विशेषताओं का सारांश प्रस्तुत कर सकता हूँ। मैं याद दिला दूं कि यह हमारे एयरशिप नोवा 2 की प्रतिलिपि होगी, जिसे सभी आवश्यक संचालन स्थितियों का परीक्षण करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
जैसे कि ज़मीनी संचालन, उठान, डॉकिंग, टेक, सॉफ्टवेयर और साथ ही प्रबंधन प्रणाली। जैसे कि यह एयरशिप नोवा 2 की बिल्कुल सटीक प्रतिलिपि है। वही प्रोपेलर, वही पावर यूनिट्स का उपयोग किया जाएगा जो एयरशिप नोवा 2 के संचालन को पूरी तरह से मॉडल करते हैं, लेकिन छोटे आकार के पैमाने पर। हमारे एयरशिप की लंबाई 17 मीटर होगी, इसका आयतन 130 घन मीटर होगा और इस एयरशिप का व्यास इसकी सबसे चौड़ी जगह पर, जिसे मिडशिप सेक्शन भी कहा जाता है, 3.7 मीटर होगा। इस यंत्र की गति लगभग 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। यह अनुमानित जानकारी है। अधिक सटीक जानकारी हमें सीधे उड़ान परीक्षणों में प्राप्त होगी। ऐसे यंत्र की लक्षित भार क्षमता लगभग 20 किलोग्राम तक होगी। यह एक अनुमानित मापदंड है। अधिक सटीक जानकारी तब होगी जब सभी घटकों, गोंदोलों का वजन, इंजन स्थापना और आवरण लगाना। इसके बाद समझेगा कि एयरशिप कितनी उठाने वाली भार क्षमता, लक्षित भार वहन कर सकता है। डिरिजेबल नोवा 01 के आवरण को पूरी तरह से भरने के लिए हमें लगभग 110 घन मीटर हीलियम की आवश्यकता होगी, जिसे हमने लगभग खरीद लिया है और जिसे सीधे किरजाच में हमारी साइट पर पहुंचाने की योजना है। इस यंत्र की अधिकतम ऊंचाई जिस पर यह उठ सकता है लगभग 1.5 किलोमीटर होगी, लेकिन इस ऊंचाई पर इसका संचालन आवश्यक नहीं है। कार्य ऊंचाई लगभग 500 मीटर होगी। यह ऊंचाई सभी प्रणालियों का परीक्षण करने, सभी आवश्यक मापदंडों और कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी सामने होंगे। यही वास्तव में सब कुछ है जो मैं कहना चाहता था। खैर, शायद मैं यह भी जोड़ दूं कि नोवा 01 एयरशिप के ज़मीनी परीक्षणों के दौरान जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, वे थे इसकी संरचनात्मक विशेषताओं और खुद आवरण की वायुरोधकता की जांच करना। हमने इसे इस तरह से जांचा, मैं थोड़ा बताता हूँ। हमने आवरण को सामान्य हवा से आवश्यक कार्य दबाव तक भरा। हमारी टीम ने इसके साथ आंतरिक दबाव मापने के लिए विशेष सेंसर जोड़े और कुछ समय के अंतराल के दौरान हमने देखा कि आवरण के अंदर यह दबाव कैसे बदलता है। कुल मिलाकर आवरण का परीक्षण हमें संतोषजनक लगा। कुछ टिप्पणियां हैं जिन्हें हमने स्वाभाविक रूप से ध्यान में रखा है और भविष्य में अपने स्वयं के आवरणों के निर्माण या भविष्य में खरीद और उत्पादन के दौरान ध्यान में रखेंगे। लेकिन वर्तमान चरण में पहले उपकरण को आकाश में लॉन्च करने के लिए सभी नियंत्रण, पायलटिंग, लैंडिंग और टेक सिस्टम को सफलतापूर्वक काम करने के लिए हमें किए गए परीक्षणों से कुल मिलाकर संतोष है। आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा। मैं आज के वेबिनार के लिए तैयार नहीं था और सवाल वास्तव में फ्योडोर से पूछने की योजना बना रहा था, लेकिन ऐसा हो गया कि मैं ही उन पर जवाब दे रहा हूं। इसलिए संकोच न करें, सवाल लिखें। उनका जवाब दे सकूं, खुशी से करूंगा। खैर, जब तक आप लिख रहे हैं, मैं फिर से उस विषय को छू सकता हूं कि हमने किरजाच शहर में भी स्ट्रेटोस्फेरिक गुब्बारा लॉन्च किया था।
जिसमें हमारे साझेदारों और निवेशकों की ओर से जबरदस्त रुचि दिखाई गई। देखा कि यह रूस में और अन्य जगहों पर यात्रा कर रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि लॉन्च सफल रहा और यह घटना भव्य रही। लॉन्च की सफलता और भव्यता के बारे में विस्तार से चर्चा की जा सकती है। हालांकि हम रूस का विश्व भ्रमण का रिकॉर्ड नहीं बना सके, वास्तव में उड़ानें सफल रहीं और उपकरण लगभग पूरा चक्कर लगाकर लॉन्च बिंदु पर वापस आ गया। इन सफल उड़ानों ने हमारे उपकरण की क्षमता को साबित किया। यह उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की मेहनत का परिणाम है। वास्तव में बहुत थोड़ा ही कमी रह गई। अगर आपके कोई सवाल हैं तो पूछें। अब मुझे नहीं पता और क्या साझा कर। खबरें काफी हैं। हमारे पास अमेरिका से पंखे भी आए हैं जिनका हम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। वे 3 ब्लेड वाले हैं। ठीक इसी प्रकार के 3 ब्लेड वाले पंखे नोवा 2 एयरशिप पर उपयोग किए जाएंगे, इसलिए यही नोवा 01 एयरशिप पर भी उपयोग किए जाएंगे। हालांकि वे अमेरिका से आए हैं, यह सवाल कई लोगों को परेशान कर रहा था। वे चेक निर्माता के हैं और यही नोवा 01 एयरशिप पर उपयोग किए जाएंगे, 3 ब्लेड वाले। और खबरों में हमारी टीम की लगातार कुछ बैठकें होती रहती हैं। संभावित साझेदारों के साथ बैठकें होती हैं, अन्य रुचिकर कंपनियों के साथ जिन्हें एरोनोवा कंपनी के काम में दिलचस्पी है। उन्हें स्ट्रैटोस्फेरिक उपकरण और छोटे घनाकार आकार के एयरशिप भी रुचिकर लगते हैं। यहाँ तक कि यह वास्तव में बिना चालक वाला नोवा 01 संस्करण भी कुछ फोटो वीडियो शूटिंग की निगरानी के लिए कुछ अत्यधिक मांग प्राप्त कर चुका है। इसके व्यावसायिक उपयोग के लिए वास्तव में पहले से ही जनता की ओर से कुछ अनुरोध आ चुके हैं। दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल हैं तो उन्हें संग्रह कर मुझे भेजें। मैं अभी उन्हें वकांत पर देखूंगा। यहाँ वीकोंट तख्ते पर शांति है। इसके अलावा बहुत जल्द हमारे पास स्ट्रैटोस्फियर पर एक फिल्म आ रही है जो बहुत जल्द रिलीज होने वाली है। अंतिम रूप से थोड़ा सुधार और संपादन के स्केच तैयार करना। बहुत जल्द हम स्ट्रैटोस्फियर पर एक बड़ी फिल्म देखेंगे। दोस्तों, इसके अलावा अभी हमारे पास फ्योडर अपने रिपोर्ट के साथ वैज्ञानिक तकनीकी सम्मेलन में प्रस्तुति दे रहे हैं। एक बार फिर याद दिला दूं कि यह 22वीं वैज्ञानिक पढ़ाई है जलवायु पर। एरोनोवा विशेष रूप से तैराकी तकनीक और वायुमंडलीय तैराकी तकनीक पर 21वीं सदी में उपग्रहों, मौसम स्टेशनों, वेधशालाओं और अन्य के माध्यम से वायुमंडल की संरचना का अच्छी तरह से अध्ययन किया गया है। इसके परतें, धाराएं आदि और नियंत्रित रूप से स्ट्रैटोस्फेरिक उपकरणों का उपयोग करने की संभावना उत्पन्न हुई। उन्हें कई मोर्स के कारण छद्म उपग्रहों के रूप में उपयोग करने के लिए, जिसने कई समस्याएं उत्पन्न की।
जिन्हें हल करना आवश्यक था ताकि इसे संभव बनाया जा सके। इन समस्याओं को हमारे विदेशी साझेदार और सहयोगी हल कर रहे हैं। वे ऐसे जांच उपकरण बनाने में सक्षम हैं जो महीनों तक बहते रहते हैं। वे उन्हें क्षेत्रों में बनाए रखने में सक्षम हैं और वे क्षेत्रों में ऊंचाई परिवर्तन की तकनीक से बनाए रखते हैं। प्रवाह एक दिशा में जाता है, दूसरी दिशा में। इसलिए ऊंचाई को बदलकर उपकरण एक प्रवाह से दूसरे प्रवाह में जा सकता है और मंडराने का आकार किलोमीटर में है। त्रिज्या 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 4 किलोमीटर है और यह पर्याप्त सटीकता के साथ उपकरण को आधार बनाने और कुछ विशेष कार्य करने की अनुमति देता है। रूस के पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे उपकरण नहीं हैं। मैं समझता वायु प्रवाह समुदाय उन्हें बनाने की कोशिश कर रहा है। तकनीकी दृष्टिकोण वैज्ञानिक रूप से दिलचस्प है और कई मामलों में उपयोगी हो सकता है। दोस्तों, यह था सीधा प्रसारण उस रिपोर्ट से जो अभी फ्योडर एक वैज्ञानिक तकनीकी सम्मेलन में प्रस्तुत कर रहे हैं। जैसे ही वह लौटेंगे, हम उनसे अधिक पूरी और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और पूछताछ करेंगे और जानेंगे कि वहाँ सब कुछ कैसे हुआ और वहाँ क्या दिलचस्प हो रहा था और इस प्रदर्शनी सम्मेलन के बाद कौन-कौन से दिलचस्प परिचय संपर्क स्थापित किए जा सके। तो दोस्तों, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि 26 मार्च को हमने वादिम वासिलेविच जुब्केविच और रुसलान के साथ कंपोजिट एक्सपो प्रदर्शनी का दौरा किया। हमने इस प्रदर्शनी में कई दिलचस्प और नवीनतम तकनीकों को देखा और उनके बारे में विस्तार से चर्चा की, जहां हमने मिलकर कुछ दिलचस्प समाधान सामग्री खोजने की कोशिश की जिन्हें भविष्य में और वर्तमान में हमारे एयरशिप मॉडलों में उपयोग किया जा सकता है, जो हमें अधिक मजबूत, विश्वसनीय, उच्च गुणवत्ता वाला, हल्का बनाने में मदद करेंगे और संभवतः कुछ दिलचस्प जान पहचान साझेदारियां खोजने में मदद करेंगे जो हमें इस दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम बनाएंगे। हम वहां से विभिन्न प्रकार की विज्ञापन सामग्री के बड़े संग्रह के साथ लौटे जिसे वादिम वासिलेविच और रुसलान को कई दिनों तक समझना होगा। यह पूरी संभावना है कि कुछ दिलचस्प संपर्क मिल सकते हैं। हालांकि रुसलान ने कहा कि उसे वहां कुछ नया नहीं मिला, लेकिन कौन जानता है, शायद कुछ दिलचस्प फिर भी मिल जाएं। यह कुछ और दिलचस्प खबरें भी हैं। जैसा कि आप याद करते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोसेस किया जा रहा है और यह देखा जा सकता था कि उस सॉफ्टवेयर का कुछ दृश्य डिज़ाइन कैसा दिखेगा जो उपयोग में लाया जाएगा। जैसे यह सॉफ्टवेयर हमें खुद एयरशिप को रिमोट से नियंत्रित करने की अनुमति देगा जब हम उसके पास होंगे, और यह भी संभव होगा कि इसे दूरस्थ नियंत्रण के माध्यम से संचालित किया जा सके, यहाँ तक कि उस छोटे से सिम्युलेटर के माध्यम से भी जो हमारे पास यहाँ कार्यालय में है। वैसे हमारे पास निकट भविष्य में किर्जाच शहर में परीक्षणों के लिए एक कार्य भी है। एक पायलट इसे इस तरह कहें कार्यालय में होगा जब एयरशिप किर्जाच में होगा, और इसी तरह के संयोजन में हम इस प्रणाली के काम को परखेंगे। जैसा कि आप समझते हैं, भविष्य में ऐसे बिना पायलट के एयरशिप को दूर से ही नियंत्रित किया जा सकेगा, उनके दिशा को ठीक किया जा सकेगा, भले ही आप उनके मार्ग से बहुत दूर हों। मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे पास नए प्रोपेलर आए हैं जो उपयोग में लाए जाएंगे।
साथ ही टीम नियमित रूप से साप्ताहिक आम बैठकें आयोजित करती है, जहां वे उनके सामने रखे गए कार्यों की समय सीमा की जांच करते हैं। विभिन्न कार्यों के लिए जिम्मेदार लोगों की जांच की जाती है और निकट भविष्य के अतिरिक्त कार्यों के लिए नई समय सीमाएं तय की जाती हैं। यह वास्तव में पूरी टीम की गंभीरता और पेशेवरता को दर्शाता है। मुझे यह बताया गया है कि हम दिमित्री सर्गेविच खमेल द्वारा प्रस्तुत की जा रही रिपोर्ट को देख सकते हैं, इसलिए चलिए कुछ मिनट और इस पर ध्यान देते हैं। और वैसे भी जैसा कि अक्सर होता है, हम कम से कम प्रतिरोध के रास्ते पर चलते हैं। और वैसे भी जैसा कि अक्सर होता है, हम कम से कम प्रतिरोध के रास्ते पर भी चलते हैं। तो यह था एक छोटा सा अंश दिमित्री सर्गेविच खमेल के इस वैज्ञानिक तकनीकी सम्मेलन में दिए गए भाषण का। उनकी वापसी के बाद हम जानेंगे कि इस तरह सम्मेलन में भाग लेने क्या दिलचस्प बातें सामने आईं। तो अब मैं आपको कुछ अधिक महत्वपूर्ण और अधिक रोचक सवालों से अवगत कराता हूं जो हमारे दर्शकों ने हमें भेजे हैं। तो अलेक्सी एक सवाल पूछते हैं। वादिन वासिलेविच जुबकेविच को देखते हैं, वीडियो तैयार है। तो दोस्तों, यह वादिन वासिलेविच जुबकेविच का प्रस्तुति थी। अब मैं इस वैज्ञानिक तकनीकी सम्मेलन के बारे में कुछ टिप्पणियां जोड़ूंगा। मैं अभी तक नहीं जानता। विवरण हमें तब पता चलेगा जब टीम वापस आएगी। विमानन प्रेमी, मेरा मानना है कि इस तरह के सम्मेलनों में प्रस्तुति देना निश्चित रूप से हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, ताकि हमारे बारे में बात की जाए और उन लोगों के बीच हमारी जानकारी फैले जो इस दिशा में रुचि रखते हैं। यह हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है ताकि लोग हमें पहचानें और हम इन लोगों के बीच अधिक से अधिक बार दिखाई दें जो इस विषय में रुचि रखते हैं। क्या कोई प्रश्न है? क्या 500 और 1000 किलोमीटर की भार क्षमता वाली मानक अनियंत्रित शेल्स बनाई जाएंगी ताकि भारहीन कंटेनरों से एरोस्टेट्स बनाए जा सकें? एलेक्सी, मुझे यह प्रश्न समझ नहीं आया, मुझे माफ़ करें। हम इसे अगले वेबिनार फ्योडोर के लिए छोड़ देंगे। क्या कुल मिलाकर विदेश से पुर्जों की आपूर्ति की योजना है? यहाँ नाम नहीं दिया गया है।
कंपनी में जो भी प्रक्रियाएं चलेंगी उन सभी की जिम्मेदारी लेना सब कुछ कैसे होगा मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं यह मान सकता हूं कि कंपनी किसी भी स्थिति में सभी उत्पादन प्रक्रियाओं और घटकों को स्वयं बनाने की कोशिश करेगी, लेकिन सभी घटकों पुर्जों को खुद संभालना बनाना असंभव है। सबसे पहले रूसी बाजार में समाधान खोजे जाएंगे, उनकी तकनीकी विशेषताओं और हमारे एयरशिप्स में उपयोग के लिए उपयुक्तता की जांच की जाएगी। लेकिन अगर वे उपयुक्त नहीं होंगे, हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेंगी, तो विदेशों में कुछ समाधान खोजे जाएंगे। सबसे पहले फिर से मित्र देशों में समाधान खोजे जाएंगे। अगर नहीं तो यह काफी संभव है कि अन्य समाधानों और विकल्पों की आवश्यकता होगी। लेकिन टीम अच्छी तरह समझती है कि ऐसे समाधानों का लेना गलत होगा और कुछ उपाय किए जाएंगे ताकि हमारे बाजार में समाधान खोजे जा सकें या उन्हें स्वयं निर्मित किया जा सके या कम से कम मित्र देशों से खरीदा जा सके। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। ग्लीब एक सवाल पूछता है। च्योदोर ने कहा था कि 4 और स्ट्रेटोस्फेरिक जोन लॉन्च होंगे। उनका लॉन्च कब निर्धारित है? सटीक समय ग्लीब मैं नहीं बता सकता, लेकिन मुझे पता है कि इस दिशा में भी सक्रिय रूप से काम हो रहा है। हमारी टीम के कुछ हिस्सों को तैयारी के लिए कई कार्य सौंपे गए हैं जो हमारे भविष्य के स्ट्रेटोस्फेरिक लॉन्च में उपयोग किए जाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, कल ही बाउमांकी के विशेषज्ञों के साथ एक बैठक हुई थी जहां उन्होंने किए गए काम पर एक समग्र रिपोर्ट तैयार की। कमजोर पक्षों और खामियों की पहचान की गई जो इस स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण के लॉन्च के दौरान थीं और निकट भविष्य में लॉन्च के लिए आगे का काम निर्धारित किया गया। सटीक समय बताना मेरे लिए संभव नहीं है। शानदार होगा अगर हम इसे हमारी आगामी यात्रा के साथ जोड़ सकें। नोवा 01 एयरशिप के परीक्षण लॉन्च के लिए हैं। संभावना है कि ये कार्य समानांतर रूप से चलेंगे, लेकिन यह निश्चित नहीं है। इसके लिए एक अलग यात्रा हो, खास इन कार्यों और उद्देश्यों के लिए। तो क्या हमारे पास एयरशिप पर विज्ञापन के बारे में कुछ कानून हैं? हवाई क्षेत्र के उपयोग के बारे में। एयरशिप मैं निश्चित नहीं हूँ। आमतौर पर उड़ान यंत्रों के लिए कुछ सामान्य अवधारणाएं हैं जो एयरशिप पर भी लागू होंगी, लेकिन यह भी संभव है कि विशेष रूप से एयरशिप के लिए कुछ कानूनी समाधान विकसित किए जाएंगे। यहाँ विज्ञापन के बारे में है। एयरशिप पर विज्ञापन के बारे में। मैं विभिन्न माध्यमों पर विज्ञापन के बारे में ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में नहीं हूं। आइए हम इस प्रश्न को नोट कर लेते हैं और इसे अगले वेबिनार में हमारे कानूनी विभाग से परामर्श करके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। वैसे यह प्रश्न मुझे भी दिलचस्प लगता है। नमस्कार, क्या नोवा 01 को नेविगेशन लाइट्स से सुसज्जित किया जाएगा? कैसी होंगी? निश्चित रूप से ऐसी लाइट्स होंगी। हाल ही में हमारी टीम की बैठक में इन प्रश्नों पर चर्चा की गई थी, इन लाइट्स के स्थान के बारे में, और ये प्रश्न आगे की कहें तो संशोधनों में शामिल किए गए हैं जो एयरशिप में किए जाएंगे। लेकिन नोवा 2 एयरशिप से संबंधित था। नोवा 01 के बारे में यह संभव है कि उन्हें निश्चित रूप से होना चाहिए। इस एयरशिप को रात के समय में संचालित करने की योजना है।
लेकिन नोवा 01 एयरशिप के परीक्षण के दौरान किरजाच में शायद हमारे पास ऐसी लाइट्स नहीं होंगी। हम इसे दूर नहीं जाने देंगे। यह संभव है कि हम पहले फ्लाइट्स एक रस्सी के साथ करेंगे ताकि यह हमसे दूर न जा सके, इसलिए वहां ऐसी लाइट्स नहीं हैं। यदि एयरशिप कम गति पर ठीक से नहीं चलती है तो क्यों न पूरी तरह से घूमने वाले पूंछ के पंख बनाए जाएं? ग्लेब फिर से पूछ रहे हैं। ग्लेब, बात यह है कि ऐसे पूंछ के पंख जो घूम सकते हैं वे केवल तभी काम करेंगे जब एयरशिप की कुछ गति होगी। यह वही बात है जैसे किसी जहाज का उदाहरण लें जो एक जगह खड़ा हो और अपने घूमने वाले, मुझे याद नहीं आ रहा कि इसे क्या कहते हैं, पंखों को घुमाए। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ गए होंगे, अगर जहाज एक ही जगह पर खड़ा रहेगा और कुछ घूमेगा, कोई प्रक्रिया नहीं होगी। लेकिन वह चल रहा है, जल सतह के साथ कोई प्रतिरोध है तो वे काम करना शुरू कर देते हैं। अब कल्पना करें कि जहाज एक जगह खड़ा है और जो सहायक उपकरण हैं वे पंखों की तरह हैं, जो केवल कल्पना करें रूपक रूप में कि वे जहाज के किनारों पर स्थित हैं और प्रोपेलर की तरह चालू होंगे, जिससे जहाज को एक ही जगह पर खड़े होकर घूमने की अनुमति मिलती है। आशा है कि मैंने स्पष्ट रूप से समझाया सही तरीके से। ग्लेब सवाल पूछता, समुद्री जहाज की नियंत्रण क्षमता को सुधारने के लिए सुरंग प्रकार के सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। क्या आप नए एयरशिप्स पर स्वचालित डॉकिंग के लिए इसी तरह के समाधान लागू करने की योजना बना रहे हैं? इन्हें पिछले पर लागू नहीं किया। संभवतः ऐसे समाधान पहले नहीं सोचे गए थे, लेकिन यह पूरी तरह से संभव है कि आधुनिक एयरशिप्स में भी ऐसे समाधान हो सकते हैं। मैं नहीं समझता कि ये सुरंग प्रकार के सहायक उपकरण की प्रणालियाँ क्या हैं, इसलिए मैं नहीं समझता कैसे दिखते हैं, कैसे उपयोग किए जा सकते हैं यहाँ। लेकिन हम इस टिप्पणी को दर्ज करेंगे। फ्योडोर इसे ज़रूर टिप्पणी करेंगे, मुझे दिलचस्पी है। ग्लेब, आपकी सक्रियता के लिए धन्यवाद। आप हमारे सबसे सक्रिय व्यक्ति हैं। क्या एयरशिप नोवा 01 नेस्टेरोव लूप मृत लूप कर सकता है? और ऐसा एयरशिप निवेशकों का कितना ध्यान आकर्षित करेगा? यह शायद एक बहुत ही दर्शनीय क्षण होगा जब एयरशिप ऐसा लूप करेगा। मुझे किसी कारण से लगता है कि एयरशिप के लिए ऐसा लूप करना काफी कठिन होगा। फ्योडोर मुझे सुधारेंगे और कहेंगे कि ऐसा संभव है। शायद ऐसा संभव नहीं होगा। हालांकि अगर एक छोटे एयरशिप को शक्तिशाली इंजन पावर यूनिट्स से लैस किया जाए जो उसे सही तरीके से घुमा सकें, कौन जानता है, हम खेलेंगे। किरजाच में भी इस एयरशिप को परेशान करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि यह क्या करने में सक्षम होगा। तो अगला सवाल, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप के अगले लॉन्च कब होंगे? स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप के लॉन्च की सटीक तारीख फिलहाल मैं नहीं बता सकता। मुझे पता है कि इस दिशा में काम निश्चित रूप से चल रहा है। दिमित्री सर्गेविच खमेल कम से कम इस दिशा में काफ़ी समय बिता रहे हैं, अपनी मॉडल्स दिखा रहे हैं जिन्हें ऐसी ऊंचाइयों पर इस्तेमाल किया जा सकता है, और पावर यूनिट्स जिन्हें ऐसी ऊंचाइयों पर लागू किया जा सकता है और जो प्रभावी होंगी। लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पास ऐसे परीक्षणों को आयोजित करने की योजना बनाने के लिए समय सीमा नहीं है। हालांकि यह थोड़ा सा समय ले सकता है, यह बहुत लंबा नहीं हो सकता। ऐसे परीक्षणों का इंतजार करना होगा, क्योंकि अगर स्ट्रेटोस्फेरिक उपकरण सोंड में कुछ इंजन जोड़ दिए जाएं, तो यह हमारा एयरशिप बन जाएगा जिसे हम नियंत्रित कर सकेंगे।
वास्तव में इस महत्वपूर्ण दिशा में भी काम काफ़ी सक्रिय रूप से चल रहा है और ऐसे महत्वपूर्ण उपकरणों के परीक्षण भी बहुत जल्द ही और शुरू होंगे। तो क्या नोवा 01 के प्रोमो वीडियो की शूटिंग के लिए क्वाडकॉप्टर का उपयोग किया जाएगा? अच्छा सवाल। हमारा ऑपरेटर इस दिशा में बहुत सक्रिय है और टीम से या तो ऐसा खरीदने या किराए पर लेने का अनुरोध कर रहा है। अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। हम समझते हैं कि हमें ऐसा ड्रोन क्वाडकॉप्टर आवश्यक होगा क्योंकि कंपनी एयरशिप्स के साथ काम करती है और ऐसी तकनीक हमारे पास होना आवश्यक है ताकि हम अपने कंटेंट और दर्शकों के लिए सुंदर और आकर्षक शॉट्स ले सकें। इसलिए पहले लॉन्च में, लेकिन निश्चित रूप से बाद में आएगा। तो जब नोवा 01 की उड़ान होगी, जब नोवा 01 उड़ान भरेगा, तब इस एयरशिप के लिए ठोस ऑर्डर मिलेंगे। क्या आप उत्पादन के लिए तैयार हैं? आप कितने समय में एयरशिप को ग्राहक को सौंप सकते हैं? ग्लेब इस प्रश्न का उत्तर देने में मुश्किल में है। हम इस दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। कल ही यह कहा गया था कि किसी भी दिन हमें चीन से उपकरण आना चाहिए, जिसे हमने पहले ही भुगतान कर दिया है, जो हमारे एयरशिप्स के लिए शेल्स के उत्पादन में अतिरिक्त रूप से शामिल होगा। जैसा कि आप जानते हैं, हम सक्रिय रूप से उस क्षेत्र की खोज कर रहे हैं जहां हम इस तरह का उत्पादन स्थापित कर सकें। और जैसे ही वह स्थान मिल जाएगा जहां हम इन मशीनों को स्थापित कर सकें, जैसे ही हम उन्हें स्थापित करेंगे, परीक्षण करेंगे और समझेंगे कि हम औद्योगिक पैमाने पर ऐसे शेल्स बनाने के लिए तैयार हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम ऐसे ऑर्डर्स को भी पूरा करने के लिए तैयार होंगे। हाँ, यह काम पहले से ही काफ़ी सक्रिय रूप से चल रहा है। 3 के अंदर हमने मई महीने में कम से कम स्थान तय करने और उस स्थान पर उपकरण लाने का लक्ष्य रखा है। हाँ, जल्द ही हम ऐसे ऑर्डर्स के लिए भी तैयार होंगे। इतने समय में हम ग्राहक को एयरशिप सौंप सकते हैं? इस पर जवाब देना फिलहाल मुश्किल है क्योंकि मेरे पास ऐसी जानकारी नहीं है। ग्राहक के लिए नोवा 01 की कीमत कितनी होगी? कम से कम कीमत का अनुमान बताएं। उम्मीद है कि मुझे इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, लेकिन हमारा एयरशिप नोवा 01 हमें लगभग 1 मिलियन रूबल में पड़ा, शायद थोड़ा बहुत। प्लस माइनस, शायद अंतिम खरीदार के लिए भी ऐसा ही होगा। ठीक है, क्या 2025 जूकोवस्की में होने वाले एयर शो मार्क्स भाग लेने की योजना है? मेरे पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है और टीम के सदस्यों के बीच इस बारे में कोई बातचीत मैंने नहीं सुनी है, लेकिन यह काफ़ी संभव है कि हमें ऐसी प्रदर्शनी में भाग लेने में दिलचस्पी हो। मैं यह सवाल फ्योडर से पूछूंगा, निश्चित रूप से जवाब के साथ वापस आएंगे। चीन में हजारों क्वाडकॉप्टर लॉन्च किए जाते हैं और हवा में उनसे 3D आकृतियां बनाई जाती हैं। 3 या 5 नोवा 01 एयरशिप्स जूकोवस्की में मार्क्स 2025 फीट एयर शो में समूह उड़ान प्रदर्शन कर सकेंगे। कुल मिलाकर क्यों नहीं? जैसा कि मैंने कहा, हम वर्तमान में एक सॉफ्टवेयर विकसित कर रहे हैं जो हमें एयरशिप्स को दूरस्थ और बिना पायलट के संचालित करने की अनुमति देगा। हमारे पास इस दिशा में काम करने वाले अच्छे और संभावनाशील विशेषज्ञ हैं। अगर हम इस तरह का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, यह लक्ष्य टीम के सामने होता है, तो हम इसे पूरा करेंगे। इस दिशा में मुझे कोई बाधा नहीं दिखती। मार्केटिंग के लिए विचार शानदार है। तो कौन से विदेशी एयर शो एरोनोवा के विज्ञापन के लिए दिलचस्प और संभावनाशील हैं, जिनके बारे में मुझे अच्छी तरह से पता है
और जिनमें एरोनोवा की टीम भाग लेने की योजना बना रही है वह दुबई है। प्रदर्शनी का नाम मुझे किसी कारणवश याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम नवंबर महीने में इसमें भाग लेने की योजना बना रहे हैं। इसका नाम कुछ ऐसा ही है। ग्लाइडर उड़ान हेतु 6 मीटर प्रति सेकंड की ऊर्ध्वगामी वायु से 15 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचते हैं। ऐसी धारा एक एयरशिप को खतरनाक ऊंचाई तक उठा सकती है। क्या ऐसी धारा एयरशिप को खतरनाक ऊंचाई तक उठा सकती है? एयरशिप को अत्यधिक चढ़ाई से कैसे सुरक्षित किया जाता है? धाराओं का स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, तो चलिए इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। ऊपर की धाराओं ग्लाइडरों जो तेजी से चढ़ाई करते हैं। ग्लाइडरों के पास इसके लिए विशेष पंख होते हैं जो वायु धाराओं से धक्का लेकर उन्हें ऊंचाई तक ले जाते हैं। लेकिन एयरशिप में ऐसे शक्तिशाली पंख और पूंछ नहीं होते जो उसे वायु धाराओं से धक्का लेकर ऊपर उठने की अनुमति दें। यहाँ पर कुछ अलग सिद्धांतों का उपयोग किया जाएगा। 15 किलोमीटर तक। यदि ऐसा मामला होता है कि कोई धारा या आकस्मिक स्थिति एयरशिप को खतरनाक ऊंचाई पर ले जाती है तो उस पर चेतावनी प्रणाली होगी। ऐसी आकस्मिक स्थितियों के लिए दबाव छोड़ने वाले वाल्व होते हैं जो एयरशिप को आवश्यक ऊंचाई पर बनाए रखने की अनुमति देते हैं। इसलिए ऐसी आकस्मिक स्थितियों की चेतावनी देने वाली प्रणालियां भी मौजूद हैं, जैसे कि बहुत कम ऊंचाई और एयरशिप का अत्यधिक उठान, और थोड़ी सुरक्षा सिस्टम भी मौजूद हैं। स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप पर प्रभाव डालने वाली ऊपर उठने वाली धाराओं के प्रभाव के बारे में मैं भी उत्तर देने से बचूंगा। यदि स्ट्रैटोस्फेरिक पोलर वॉर्टेक्स टूट चुका है तो अगले स्ट्रैटोस्फेरिक सोन्स कहाँ लॉन्च किए जाएंगे? हाँ, स्ट्रैटोस्फेरिक सोन्स में यह कमी है कि वे हवा की एक प्रकार की खिलौना होते हैं। और भले ही हम अब देख सकते हैं कि ये धाराएं कैसे चल रही हैं, हम स्वयं स्ट्रैटोस्फेरिक सोंड को नियंत्रित नहीं कर सकते। मैंने पहले कहा, यह हवा का खिलौना हम नियंत्रण कर सकते हैं। अब हमारे पास उपकरण हैं जिन्हें हम अपने स्ट्रैटोस्फेरिक उपकरणों पर उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। उपकरण जो हमें इस स्ट्रैटोस्फेरिक सोंड की ऊंचाई को नीचे नियंत्रित करने की अनुमति देंगे। और ऊंचाई पर विभिन्न धाराएं होती हैं जो अलग अलग दिशाओं में चलती हैं। यानी निश्चित ऊंचाई पर ये धाराएं जा सकती हैं और ऊंचाई पर ये धाराएं जाती हैं। और अब भी विदेशी साझेदारों के उदाहरण हैं जो बहुत सफलतापूर्वक इसका उपयोग कर रहे हैं और ऐसे सोन्स को उस विशेष क्षेत्र में प्लस माइनस बनाए रखते हैं जो निगरानी और अवलोकन के लिए दिलचस्प है। इसलिए हम भी ऐसी प्रणालियों का उपयोग अपने स्ट्रैटोस्फेरिक उपकरणों में करने की योजना बना रहे हैं और इन्हें विशेष रूप से गति नियंत्रण या स्थिरता या इस स्ट्रैटोस्फेरिक सोंड को एक निश्चित क्षेत्र के ऊपर बनाए रखने के लिए लागू करेंगे। इस सोंड के प्लस माइनस नियंत्रित प्रबंधन के लिए तो स्ट्रैटोस्फेरिक सोन्स से डेटा कैसे प्राप्त करें और उपकरण कैसे वापस लाएं अगर वे भूमध्य रेखा की ओर उड़ जाएं, भगवान ही जानता है। गले शोडर हमें बताएंगे। चलिए इस प्रश्न को भी उनके लिए छोड़ देते हैं। खैर, सबसे पहले जो मैं जानता हूँ वह यह है कि इस स्ट्रैटोस्फेरिक सोंड पर स्थापित किए जाने वाले उपयोगी भार सेंसर उपकरणों के जबरन छोड़ने की प्रणालियां हैं।
मुझे लगता है कि जैसे ही टीम समझेगी कि सोंड कहीं गलत दिशा में जा रहा है या किसी अन्य भंवर में फंस गया है जो उसे गलत दिशा में ले जा रहा है, तो उपयोगी भार छोड़ने की प्रणालियां हैं जिनका उपयोग इस तरह किया जा सकता है कि उपयोगी भार को किसी विशेष स्थान पर छोड़ दिया जाए जो अधिक या कम उपलब्ध हो, जिस तक हम या तो स्वयं पहुंच सकते हैं या हमारे साझेदार वहां पहुंच सकते हैं, ताकि उस उपयोगी भार को इकट्ठा कर सकें, आवश्यक डेटा प्राप्त करें और उपकरण को हमारे हाथों में वापस लाएं। यही है गलेब। मैं व्यक्तिगत रूप से आपके इस सक्रियता के लिए धन्यवाद करता हूं जो आज हमारे वेबिनार में दिखाई गई। तो संकोच न करें, प्रश्न पूछें, मैं उनका उत्तर देने की कोशिश करूंगा जब कोई अन्य विशेषज्ञ फ्रेम में नहीं होगा और कुछ जीवंत इंटरैक्टिव बातचीत होगी। इस पर हमारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं, कम से कम मेरे पास और कोई नहीं है। मैं आपसे फिर से अनुरोध करना चाहता हूं कि सक्रिय रहें, लाइक करें, टिप्पणियां लिखें। यह न भूलें कि आज हमारे पास एक वीडियो आएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि हमने अपनी पहली साइट पर नोवा 01 एयरशिप पर जमीनी परीक्षण कैसे किए। कृपया कार्य यह है कि टिप्पणी करें, लाइक करें और इस वीडियो को अपनी पेज पर ज़रूर साझा करें। और हम सबसे, खैर सबसे नहीं, बल्कि किसी भी सक्रिय प्रतिभागी को चुनेंगे, किसी भी रैंडम व्यक्ति को जिसे यह हुडी मिलेगी। मैं एक अनबॉक्सिंग करता हूं। तो देखिए, आप में से एक को यह शानदार हुडी मिलेगी जिसे आप कहीं भी कभी भी पहन सकते हैं। हमारे आगे अभी वसंत है, मौसम अप्रत्याशित है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठंड कभी भी आ सकती है। पीठ पर एक शानदार एयरशिप है। वाह, मजा आ गया दोस्तों, इसलिए जरूर भाग लें, सक्रियता दिखाएं। यह पूरे प्रोजेक्ट और कंपनी के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद कि आप आज के वेबिनार में उपस्थित थे, लाइक करते हैं और रीपोस्ट करते हैं। इसके लिए विशेष धन्यवाद। मेरे पास बस इतना ही है। सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे। विदा।